अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय मिलमैन पार्कर इसका चैप्टर नंबर 2 प्रोफेसर गुलाम कादर साहब के नोट से स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन हमने डिस्कस कर ली थी और इसकी एक्सरसाइज भी हमने देखी थी। नेक्स्ट हम आर्टिकल नंबर सेक्शन नंबर 2.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। वो है हमारे पास रेगुलर कर्व सेगमेंट। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर कर्व सेगमेंट से। रेगुलर कर्व सेगमेंट ये क्या है? सेगमेंट, ये आप कह ले, जिस तरह कहते हैं ना लाइन सेगमेंट, लाइन का हिस्सा। इसी तरह रेगुलर कर्व सेगमेंट का मतलब क्या होगा कि एक रेगुलर कर्व होगी, उसका छोटा सा हिस्सा उठा लें, वो रेगुलर कर्व सेगमेंट हो जाएगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि ए कोमा बी, ए कोमा नहीं सी कोमा डी हम ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया एक सी कोमा डी, ये एक इंटरवल है, इस पे मैंने एक अल्फ़ा ले लिया, अल्फ़ा एक मैंने कर्व ले ली। ठीक है, यहाँ से लेके अल्फ़ा ने कोई भी आप कह लें गैमा कर्व ले ली। ठीक है, गैमा। अब इस इंटरवल का ही अगर मैं छोटा पार्ट लूँ, कोई फ़र्ज़ किया मैंने ए कोमा बी, इस इंटरवल में कोई छोटा पार्ट इस इंटरवल की कोई कर्व ले लिया, तो वो इस कर्व का हिस्सा कहलाएगी। ठीक है, कर्व सेगमेंट कहलाएगी। तो यही लिखा हुआ है कि रेगुलर कर्व सेगमेंट जो है, रेगुलर कर्व सेगमेंट जो है ये एक फंक्शन होता है, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा वाला। ठीक है, अल्फ़ा वाला फंक्शन है, देखें। और कहता है कि टुगेदर विद ओपन इंटरवल, इस ओपन इंटरवल में से, ये ओपन इंटरवल था जो कि बड़ा था, ये लिखा हुआ है कि सी कोमा डी बड़ा इंटरवल है, इस इंटरवल में से एक छोटा इंटरवल लिया हमने ए कोमा बी। ठीक है, ये वाला। तो गैमा हमारे पास एक कर्व थी, गैमा हमारे पास एक कर्व थी, रेगुलर कर्व थी। ये देखिए गैमा हमारे पास रेगुलर कर्व थी, इसका हमने एक छोटा पार्ट ले लिया है जिसको हम रेगुलर कर्व सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, यानी कि गैमा हमारे पास कर्व थी ए सी कोमा डी से लेके R3 तक, और इस ये हमारे पास क्या है, रेगुलर कर्व है। और हमने फिर एक अल्फ़ा कर्व ले ली, क्या, ए कोमा बी क्लोज इंटरवल से लेके R3 तक। तो कहता है फिर ये वाली चीज़ कि अल्फ़ा ऑफ टी और गैमा ऑफ टी आपस में इक्वल है फॉर आल टी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, छोटी वैल्यूज़ के लिए, यानी कि ये छोटे इंटरवल के लिए। क्योंकि बड़े इंटरवल की बात करेंगे, बड़ा इंटरवल लेते तो फिर बड़े इंटरवल में तो ये पूरा लाए नहीं ना करता, तो लेकिन ये छोटा इंटरवल है यानी कि इस बड़े वाले में पूरा लाए करेगा, तो फिर ये इसलिए यहाँ पे छोटा इंटरवल लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब लेंथ ऑफ द रेगुलर कर्व क्या है? रेगुलर कर्व की लेंथ, इसको इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इसको देखिएगा क्योंकि हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी पे सोल्व होंगे। तो अगर हमारे पास एक अल्फ़ा कर्व है ना, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा कर्व है, ये कर्व क्या है, कर्व सेगमेंट है, क्योंकि अल्फ़ा वाले को अब क्या कह रहे हैं, कर्व सेगमेंट कह रहे हैं, जिसमें अब ए से बी शामिल है। ओपन इंटरवल में सी डी शामिल नहीं था, लेकिन अब ए बी, यानी कि जो क्लोज इंटरवल लिया यहाँ पे ए बी शामिल है। जब ये शामिल है तो ये लिमिट में भी आएंगे। ठीक है, अब देखें, अल्फ़ा कर्व थी हमारे पास, अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, लेंथ ऑफ रेगुलर कर्व सेगमेंट, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव लें। ठीक है, इसका पहले डेरिवेटिव लें, जो भी आंसर आएगा फिर आप उसकी मैग्नीट्यूड लें, और ये हमारे पास लिमिट लगा दें कहाँ से, इंटेग्रल में ए से लेके बी तक की। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका होता है। अब इसको कैसे एवेलुएट करेंगे, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट डी एक्स ओवर डी टी होल स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी टी होल स्केयर प्लस डी वाई ओवर डी जी ओवर डी टी होल स्केयर। ठीक है, इन तीनों को प्लस करेंगे, इसका स्केयर रूट करेंगे, डी टी करेंगे, डेट इज अवर रिक्वायर्ड, ये इस तरह हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको आप एक्स डैश का स्केयर भी कह सकते हैं, वाई डैश का स्केयर भी कह सकते हैं, जी डैश का स्केयर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन नंबर 2.1 में कहता है कि जी हमारे पास क्या है, एक डी पैरामीटराइजेशन क्या होती है, पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, जो कि दो प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करती है। ठीक है, तो अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो वीडियो की स्पीड स्लो भी हो जाती है, अगर यूट्यूब पे या नहीं तो आप कंपाइल को कोई ऐप है तो वहाँ भी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर कर सकूँ, इस वजह से मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जी सी कोमा डी से लेके ए कोमा बी तक हमारे पास डी पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व सेगमेंट है, यानी कि इस कर्व सेगमेंट की डी पैरामीटराइजेशन ये हमें दे दी है। कहता है देन लेंथ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ये कंपोजिशन। ठीक है, ये कंपोजिशन क्या है, ये भी हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, यानी कि एक रेगुलर कर्व की अगर आप उसकी पैरामीटराइजेशन के साथ कंपोजिशन लेते हैं ना, तो वो भी एक रेगुलर कर्व ही आती है, ये हमने कल देखा था। ठीक है, और कहता है कि अगर हमारे पास अल्फ़ा एक रेगुलर कर्व सेगमेंट है ना, उसकी रीपैरामीटराइजेशन एक जी है, तो अल्फ़ा कोमा जी की अगर आप लेंथ लेना तो वो बीटा के इक्वल आएगी, यानी कि यानी कि अल्फ़ा की जो लेंथ है ना वो अल्फ़ा कोमा यानी कि इसके इक्वल आएगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास कोई कर्व सेगमेंट है, और जी हमारे पास उसकी क्या है, रीपैरामीटराइजेशन है। अल्फ़ा कर्व सेगमेंट है, और इसकी अब इसकी जितनी लेंथ आएगी ना इस कर्व वाले की, उतनी ही अल्फ़ा कोमा जी की आएगी, ये कहना चाह रहा है वो। जी क्या है, रीपैरामीटराइजेशन है अल्फा वाले की, लेंथ ऑफ अल्फा इक्वल होगा लेंथ ऑफ बीटा के, यानी कि ये कंपोजिशन वाले के। चलें जी साबित करते हैं। कहता है ये सी से लेकर डी तक, डी बीटा ओवर डी ये वाली ले ली हमने, और डी आर इज इक्वल टू ये हमने सी से डी तक और डी अल्फ़ा। अब देखें
ये सी से डी क्यों, यहाँ पे ये इंटरवल सी से लेकर डी तक है ना हमारे पास, ठीक है, सी से डी, डी और ए से बी इस तरह डिफाइन किया गया है। तो देखें ये सी से डी हमारे पास बीटा के बारे में ना कल बता के आया था क्या, कि डी बीटा जो ये कंपोजिशन है किसकी, अल्फ़ा और जी की, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी अल्फ़ा ओवर डी टी और ये डी जी ओवर डी आर, क्योंकि अल्फ़ा इज़ ए फंक्शन ऑफ टी होगा और जी इज़ ए फंक्शन ऑफ आर होगा। ये कल के लेक्चर में आपने चीज़ देखी है तो ये सारा पता चल गया होगा ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। अब देखें अब मैग्नीट्यूड दोनों की लहदा हो जाएगी, यानी कि ये जो बार लगा होता है मोड, मॉडुलस फंक्शन, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो मॉडुलस फंक्शन लहदा हो जाता है, ये लहदा हमने कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पे ना दो केसेस आएंगे क्या, कि ये वाली चीज़ या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव। यहाँ पे ना आप कहेंगे कि मोड की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू ना ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे ना आप सुन ले कि अगर मैं x की मोड की बात करूँ तो x के मोड का आंसर आता है x अगर x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो, और इसका आंसर आता है माइनस एक्स अगर x लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। तो यही बात अगर मैं यहाँ पे डी वाई ओवर जो भी चीज़ यूज़ हो रही थी वो वाली चीज़ यूज़ करूँ तो उसका मोड का आंसर पॉजिटिव आया करेगा, यानी कि अगर ये वाली चीज़ है और उसका आंसर मैं नेगेटिव लिखूंगा अगर ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है कि अगर वो पॉजिटिव है तो डी जी ओवर डी आर जो है वो डी जी ओवर डी आर के ही इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा केस भी मैं साथ ही आपको दिखा देता हूँ कि अगर डी जी ओवर डी आर का आंसर नेगेटिव यानी कि लेस देन जीरो है तो इसका आंसर मैं नेगेटिव में लिखूंगा, फिर नेगेटिव डी जी आर ओवर डी आर, ठीक हो गया। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं डी जी ओवर डी आर जो है ना इसका मोड है ना, तो जब हम इसके साथ मोड हटाएंगे ना तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाता होता है, ठीक है, प्लस माइनस आ जाता है। तो प्लस माइनस प्लस की वैल्यू उस वक्त यूज़ करूँगा जब ये पॉजिटिव होगा, और जब ये नेगेटिव होगा उस वक्त ये मैं नेगेटिव की वैल्यू यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। अब ये देखें ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, जब पॉजिटिव है तो ये सिंपल मैंने सिंपल लिख दिया डी जी ओवर आर की जगह डी जी ओवर आर। अब यहाँ पर देखें कि मैंने कहा जी इज़ ए फंक्शन ऑफ आर, जी आर का फंक्शन होगा और अल्फ़ा जो है ये टी का फंक्शन होता है, तो जी आर हमारे पास टी के इक्वल, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएट करूँगा तो जी आर पे डिपेंड करता है, आर टी पे डिपेंड कर गया, इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव वन, डी आर से कैंसिल, ये डी जी हमारे पास डी टी के इक्वल आ गया, यानी कि डी जी की जगह पे हम डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है कि डी टी यहाँ पे डी आर था और ये वैसे भी डी आर से कैंसिल हो गया, और डी अल्फ़ा ओवर डी टी, और ये डी जी की जगह पे मैंने जो यहाँ पे निकाला था ना इसको डी टी, तो ये डी टी मैंने लिख दिया। और अगर हम देखें तो ये वाली किसकी लेंथ आ गई हमारे पास, ये लेंथ आई बीटा वाले की, ठीक है, एक केस में। दूसरा केस देखें तो कहता है दूसरे केस में भी, और ये किसकी लेंथ है अगर देखा जाए तो ये किसकी लेंथ है, ये अल्फ़ा वाले की लेंथ है, ठीक है। इंटरवल हमारे पास छोटा हो गया, ये हमारे पास लेंथ किसकी है, ये हमारे पास अल्फ़ा वाले की लेंथ है, ठीक है। इंटरवल कैसे छोटा हुआ ये लिखा हुआ है साइड पे, कि जब हमारे पास जब पुट करेंगे सी तो जी ऑफ सी का आंसर ए आएगा, जब डी पुट करेंगे तो जी ऑफ डी का आंसर बी आएगा हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास ये देखें ना यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब जी पुट करेंगे तो जब सी पुट करेंगे तो आंसर ए आएगा, डी पुट करेंगे तो आंसर बी आएगा, एंड पॉइंट्स पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एंड पॉइंट्स ही आएंगे, ठीक है। सी पुट किया तो ए आया, डी पुट किया तो बी आया, तो ये लिखा हुआ है कि जी में जब सी पुट करेंगे आंसर ए आएगा, जी में डी पुट करेंगे आंसर बी आएगा, और ये लिमिट उस वक्त चेंज होगी जब हमने ये चेंजिंग की थी, ठीक है। ये वाली जो साइड पे चेंजिंग लिखी हुई है जब ये चेंजिंग की थी उस वक्त चेंजिंग हुई थी। तो लगता है मैं ज़्यादा डिटेल में बात कर रहा हूँ, इतनी डिटेल से नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको यानी कि थोड़ा सा ही लेक्चर लेंथ ही हो जाएगा फिर तो फिर ये अगर देखें तो किसकी लेंथ है, ये अल्फ़ा की लेंथ है। अल्फ़ा की लेंथ कैसे है ये ऊपर डिस्कशन करके आइए, देखें अल्फ़ा की लेंथ किसके इक्वल होती है, ये वाली है ना, तो इसके इक्वल आ गया। अब दूसरा केस नीचे बयान किया हुआ है, दूसरे केस में ये है तो कहता है जी ऑफ सी का आंसर बी, डी ऑफ डी ये आंसर, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। कहता है इन बोथ केसेस वी हैव लेंथ ऑफ इक्वल लेंथ आ रही है हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे डिस्कशन करते हैं, यानी कि फिर वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि फिर एंड पॉइंट्स इस तरह भी तो आ ही सकते हैं ना, यानी कि अगर मैं डी पुट करूँ तो आंसर ए आ जाए और सी पुट करूँ तो आंसर बी आता हो, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पे बताया गया है कि उनकी लिमिट फिर चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे सी पे आंसर ए आ रहा था और डी पे आंसर बी आ रहा था, यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, सी पे आंसर बी आएगा और डी पे आंसर ए आएगा, यानी कि वो लिमिट की चेंजिंग हो जाएगी, ये नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर भी किसके अल्फ़ा वाली के लेंथ के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए इसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम कहता है कि अगर एच ए कोमा बी से लेकर सी कोमा डी है इज़ 1 to 1 एंड एच इज़ अ रिपैरामीटराइजेशन, ठीक है। कहता है इफ़ अगर एच हमारे पास ए कोमा बी से लेकर सी कोमा डी तक है और ये 1 to 1 है, कहता है देन एच जो है वो रीपैरामीटराइजेशन होगा। रीपैरामीटराइजेशन का आपको मैं बता दूँ इसमें ना ये था एक सी के क्लास और बाइजेक्टिव फंक्शन हो
और एच और इसका इन्वर्स जो है वो सी के क्लास का हो, ठीक है। लेट कर लेता है, कहता है अल्फ़ा जो है वो सी कोमा डी से लेके आर थ्री तक एक रेगुलर है, एंड एच हमें बताया गया उन्होंने, ठीक हो गया। कहता है इसका इन्वर्स लेंगे, इसका जब इन्वर्स लिया तो वो सी आ गया। इन्वर्स का मतलब क्या है, जो डोमेन थी वो रेंज बन गई, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई, यानी कि ये चीज़ इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो जी हमारे पास इन्वर्स ऑफ एच आ गया सी कोमा डी से, ठीक है। कहता है टी इज़ अ वेरिएबल इन जी और एस इज़ अ वेरिएबल इन सी कोमा डी, यानी कि जो भी हम, यानी कि इसमें से हम जो वेरिएबल लेंगे वो टी होगा और इसमें जो जो आएगा ना हमारे पास वो एस होगा। कहता है देन एच ऑफ टी का आंसर भी एस ही आएगा, यानी कि यहाँ पे देखें तो यहाँ नहीं बल्कि एस में बात करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे देखें ये डोमेन है ना, तो जब कहता है एच ऑफ टी पुट करेंगे तो आंसर एस में आएगा, तो इज इक्वल टू एस आ गया। कहता है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो ये आने वाले लेक्चर्स में भी यूज़ होगा, ये तो आप जान लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके ज़रिए डी एच और डी टी जो है वो इक्वल आ गया डी अल्फ़ा और डी टी के, और इसका मोड ग्रेटर दैन जीरो, मोड ग्रेटर दैन होता है अल्फ़ा एक रेगुलर कर्व है। क्यों? क्योंकि इसका नॉट इक्वल टू आंसर जीरो के आ रहा है बल्कि पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। कहता है एच इज़ इंक्रीजिंग, एच इंक्रीज़ कर रहा है, ये सारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से है। तो एच इज़ इंक्रीजिंग, एच इंक्रीज़ कर रहा है, सो एच इज़ ऑन टू, अगर कोई इंक्रीज़ करता है तो वो हमारे पास ऑन टू होगा। और कहता है आल्सो अगर अल्फ़ा जो है वो सी के क्लास का है देन एच भी सी के क्लास का होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि जी और एच आपस में इन्वर्स है ना, रिपैरामीटराइजेशन में हम देखते हैं कि दोनों ना एक दूसरे के इन्वर्स है, जी एच के एच जी के। तो जी के अंदर अगर मैं एच रखूँ तो ये सेकेंड ईयर क्लास में ना हम एक कंसेप्ट पढ़ के आए थे, क्या वो ये वाला था कि एफ ऑफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स जो है ना आंसर क्या आता है, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास एक्स आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये एच और जी आपस में इन्वर्स हैं, ये इससे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर टी आ गया। डिफ्रेंशिएट कर लिया जी एज ए फंक्शन ऑफ, यानी कि डी जी ओवर डी एस, और डी आगे एच वाले को टी के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। तो ये डी जी ओवर डी एस, अब ये इधर मल्टीप्लाई आप कह रहे हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ आ गई। तो कहता है जी कैन बी डिफरेंशिएबल एज ओपन एज एच कैन, कहता है एच को भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है बार बार, तो इसका मतलब है कि जी भी बार बार डिफरेंशिएट हो सकता है। तो अगर हमारे पास एच सी के क्लास का था तो जी भी सी के क्लास का है, तो रीपैरामीटराइजेशन जो है वो हो गई। दो चीज़ें होती हैं रीपैरामीटराइजेशन में, अगेन मैं आपको बता दूँ क्या कि बाइजेक्टिव यानी कि ऑन टू हो, तो ऑन टू तो हमें उसने पहले ही दे दिया था, एक ऑन टू होना चाहिए, ठीक है, वन वन ऑन टू। और तो ये ऑन टू है और वन वन यहाँ पे शो नहीं करवाया हुआ शायद, या शायद करवाया हो, इसमें मुझे ज़रा कन्फ्यूजन है, देख लें। और दूसरी बात यह है कि रिपैरामीटराइजेशन में होता है कि एच और इसका जो इन्वर्स आएगा ना, एच और इसका जो इन्वर्स आएगा, हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखें यहाँ पे मैं आप बता देता हूँ, ऑन टू बता दिया। एच कहता है सो एच इज़ ऑन टू, जैसा कि एच ऑन टू है इस वजह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखें इंक्रीजिंग फंक्शन ना, इसका मतलब है कि ये ऐसे नहीं होगा, ये डिक्रीजिंग में नहीं आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो ऐसा फंक्शन जो कि हमेशा इंक्रीजिंग रहे या ऐसा फंक्शन जो हमेशा डिक्रीजिंग रहे वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है ना वो फुलफिल होता है। देखे ना, एक ये इंक्रीज ही होता जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे भी आप लाइन ड्रा करेंगे ना वो एक पॉइंट को टच करेगी, यानी कि ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। वैसे भी अगर आप गौर करें ना तो इन्वर्स फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का करता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमने इन्वर्स भी फाइंड किया है, इसका मतलब एच जो है वो वन वन फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो एच हमारे पास इंक्रीजिंग है, इसका इन्वर्स भी हमने फाइंड किया, ऑन टू वन वन फंक्शन हो गया, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई। दूसरी क्या थी कि फंक्शन और इसका इन्वर्स जो है वो सी के क्लास के हों, तो देखें जी भी हमारे पास सी के क्लास का आ गया और एच भी, एच पहले ही हमारे पास सी के क्लास का था, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ही, क्योंकि इसका एच टाइम यानी कि वो हमने किया है कि इफ़ अल्फ़ा जो है वो सी के क्लास का होगा देन ये भी, तो हमारे पास रीपैरामीटराइजेशन जो है वो उदाहरण होगी। अब कहता है इफ़ बीटा है एज पैरामीटर एस, अगर बीटा एस पैरामीटर रखता हो तो फिर ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, देन आर्क लेंथ हमारे पास इसके इक्वल होगी, आर्क लेंथ पैरामीटर है, ठीक है, अब यूज़ किया। कहता है एस, एस हमारे पास आर्क लेंथ होगी। अब एस क्या है, आर्क लेंथ है, और एस को ना आर्क लेंथ कहते हैं, ये एक पैरामीटर के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आर्क लेंथ फिर क्या निकल के आएगी, एस इज इक्वल टू डी बीटा ओवर डी, ये इसको क्या कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे डी सिग्मा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम किसको लेके चल रहे थे, टी को, टी के रिस्पेक्ट हम आर्क लेंथ देख रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम एक खास पैरामीटर यूज़ होता है एस आर्क लेंथ के लिए, तो उस पर एस लगाएंगे तो डी बीटा ओवर डी सिग्मा और डी सिग्मा इस तरह आ जाएगा। कहता है इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे वन आ गया और यहाँ भी डिफरेंशिएट किया, तो देखें एस की लिमिट है और ये इसके साथ कैंसिल होगा, बाकी सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास डी बीटा और डी सिग्मा, ठीक है। तो डी बीटा ओवर डी सिग्मा, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड, और ये पता नहीं सिग्मा है या एस लिखा हुआ है,
हाँ, कहता है सिग्मा इज इक्वल टू एस के हमने पुट कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू डी बेटा ओवर डी एस इज इक्वल टू ये आ गया डी बेस इज द यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास क्या निकला है, यूनिट वेक्टर निकला है। क्या निकला है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि अगर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 1, तो ये देखिए इसकी मैग्नीट्यूड ही 1 लिखी हुई है, तो बार का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है 1, और ये यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। अब ये क्या है, डेरिवेटिव लिया गया ना एक दफ़ा, तो ये टेंजेंट टेंजेंट वाला यूनिट वेक्टर होगा। तो बी इज़ द यूनिट स्पीड कर्व, इसको हम यूनिट स्पीड कर्व कहेंगे। ये वैसे ही लिखा है, आगे जाके डिस्कशन करेंगे कि यूनिट स्पीड कर्व क्या होती है। यूनिट कहते हैं एक को स्पीड कर्व, स्पीड की अगर बात की जाए तो इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैं कल आपको बता के आया था कि ये हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, ये कल हमने डिस्कशन किया था। और यानी कि इसकी डायरेक्शन को टी भी कहा जा सकता है, और इसकी डायरेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी अल्फ़ा ओवर डी टी और इसके ऊपर यूनिट कैप। और ये जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड थी ना, ये डी अल्फ़ा ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड थी, ठीक है। और ये जो थी ये कर्व थी कौन सी, अल्फ़ा ऑफ टी, ठीक है, अल्फ़ा ऑफ टी कह लें या डी अल्फ़ा ऑफ डी टी थी, ठीक है, डी अल्फ़ा ऑफ डी टी, ये वाली चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि अगर क्या हो गया हमारे पास वेलोसिटी, अगर हमारे पास स्पीड की वैल्यू 1 हो गई, ये ना स्पीड को ज़ाहिर करता था वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। अगर स्पीड की वैल्यू 1 हो गई तो जो कर्व आएगी उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट स्पीड कर्व, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं। करोलरी आ गई हमारे पास, कहता है इफ अल्फा ऑफ टी इज आ रेगुलर कर्व। अगर ये हमारे पास रेगुलर कर्व है, रेगुलर कर्व क्या होती है, जिसका तमाम पॉइंट्स पर डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो गया है, कल के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस की थी। तो कहता है एस इज ए फंक्शन ऑफ टी, एस हमारे पास एक टी का फंक्शन हो, इज इट्स आर्क लेंथ, देन कहता है ये और आर्क लेंथ हो, देन हमारे पास ये वाले रिजल्ट्स जो है ना वो होल्ड करेंगे। ये देखें, ये तो हम पीछे अभी अभी डिस्कशन करके आए, एस इज इक्वल टू जीरो से लेकर टी डी अल्फा व डी टी, ठीक है। और आर्क लेंथ को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ये आर्क लेंथ का फार्मूला आ गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, जब डिफरेंशिएट करूँगा ना एस से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बल्कि ये रहने दें अभी, हाँ डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 इस केस में था जब एस ही दोनों तरफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट हमने किया तो डी एस ओवर डी टी आ गया, टी के रिस्पेक्ट कर लिया डी एस ओवर टी टी। और यहाँ पे ये टी के रिस्पेक्ट ही है, जब टी के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट करूँगा तो ये इंटेग्रल खत्म हो जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी, अकेली मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ डी अल्फा ओवर डी टी जो है वो डी एस ओवर डी टी, और साथ इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि ये क्या है, ये वैक्टर और ये उस वैक्टर की मैग्नीट्यूड और ये साथ उसकी डायरेक्शन। और कहता है टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी अल्फा ओवर डी एस के इक्वल, ये वाली चीज़ें लिखी है। अब एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2.4 है। आप पहले कह लें कि अगर हमारे पास कोई कर्व दी गई हो ना, तो उसका पहले हम डी अल्फा ओवर डी टी फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो आएगी इसको कहते हैं आर्क लेंथ। यहाँ पे अल्फा दिया गया है, अल्फा कहता है यू प्लस टी वी हैडी पैरामीटराइजेशन विद इट्स। ये देखें हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। जब डेरिवेटिव लिया यू एज ए कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, और टी जो है वो वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, इसकी जगह 1 आ गया, और ये साथ वी वैसे का वैसे ही आ गया, तो यानी कि ये वी आ गया जब डेरिवेटिव लिया। अब क्या लगा दिया हमने, डी अल्फा ओवर डी टी के गिर्द मैग्नीट्यूड लगा के ये इस तरह इंटीग्रेशन लगे। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है, वी है, तो ये वी की मैग्नीट्यूड आ गई, डी टी आ गई, ठीक है, वी की मैग्नीट्यूड और डी टी आ गया। अब इंटीग्रेट करें तो वी तो एज ए कॉन्स्टेंट है, वी तो एज ए कॉन्स्टेंट है, तो वी बाहर आ गया। अब टी यहाँ पे नहीं है, टी नहीं है तो टी 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर टी। अपर लिमिट पुट करूँगा टी माइनस लोअर लिमिट पुट करूँगा 0, तो टी माइनस 0 तो टी आ जाएगा, तो वी टी बन गया, ये वाली चीज़, ठीक है। अब कहते हैं कि हम बचपन में एक फार्मूला पढ़ के आए हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है, फासला इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। और ये इधर जाके डिवाइड हुआ, ठीक है, तो क्या बन गया, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एस ओवर वी, ठीक है, एस ओवर वी। अब ये वाली वैल्यू सारी हमने कहाँ पुट की है, दोबारा यहाँ पे आन के पुट कर दिया। यू की जगह पे यू ही रहा, प्लस टी की जगह पे क्या आ गया, एस ओवर वी आ गया, और वी की जगह वी वेक्टर ही रहा हमारे पास, ठीक है। और क्या किया, यू की जगह यू ही, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, टाइम के इक्वल, ये मैंने बताया ऊपर, ठीक है। तो ये एक मिनट, v ओवर वी किसके इक्वल होगा, तो मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वापस आ जाए ये वाली चीज़ पे, ये वाली चीज़, ये v वेक्टर इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन को मैंने कहा था टी यूनिट कैप भी लिख सकते हैं। और अगर टी की मैंने वैल्यू निकालनी है, ये भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि v ओवर v की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, टी के इक्वल आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2.5 है, इसमें कहता है लेट अल्फा ऑफ टी ये है, तो इसका एक दफ़ा डिफरेंशिएट करूँगा इसको, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी, डिफरेंशिएट किया, और आगे देखें इसकी मैग्नीट्यूड लूँगा, तो मैग्नीट्यूड कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट आर, तो ये तो 0 है, ये तो खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी,
ठीक है, तो वो 1 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया, आर मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। और ये वाली जो ये जो हमारे पास यहाँ पे आया ना आंसर, कितना आया, आर टी आया, एस का आंसर क्या आया, आर टी। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो एस ओवर आर आ जाएगी, और ये वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे टी की जगह पे। ठीक है, तो ये डैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, अल्फा ऑफ एस। ये हमने क्या कर दिया, अल्फा ऑफ यानी कि जो टी था ना उसको एस में ले आए, और इसको क्या कहते हैं, ये आगे जाके एक्सरसाइज में ना मैं आपको बताऊंगा, अभी मुझे भूल गया। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.6 में बताया गया है कि बास सर कहते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि एग्जाम्पल नंबर 2.6 में बताया गया है कि बाज़ औक़ात एस के फार्मूले में आने वाली इंटीग्रेशन इंतहाई पेचीदा हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2.6 जो है ना वो पता नहीं क्या है, यहाँ कहीं ये 2.5 है, 2.6 पता नहीं कहाँ पे है। उसके बारे में लिखा गया है कि जब जब ये इंटीग्रेशन पे आते हैं ना, यहाँ पे तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो वो कोई मुश्किल एग्जाम्पल हो गई है, पता नहीं क्या होगा। तो कहा गया है कि वहाँ पे जब इंटीग्रेशन बाज़ औक़ात एस के फार्मूले से आने वाली इंटीग्रेशन इंतहाई पेचीदा हो जाती है। और एग्जाम्पल नंबर 2 पॉइंट पता नहीं कितनी है, हमें बताया गया है कि इंटीग्रेशन हो जाने के बावजूद टी को एस की हालत में लिखना मुमकिन नहीं होता, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाने के बाद एस को टी की हालत में हम नहीं लिख सकते। यानी कि ये तो हमने लिख लिया ना एस को टी की हालत में इस तरह या जिस तरह भी, लेकिन बाज़ औक़ात उसको लिखना मुमकिन ही नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास आ गई एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है ये हम कल पे छोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किस बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।